भंवर कला गेट कहाँ है? सर भंवर कला गेट, सॉरी सर। नहीं पता। नागदही नदी का क्या इतिहास है? सर नागदी नदी जहाजपुर में ही बहती है, जहाजपुर में, और उस पर एक बांध बना हुआ है सर। और नागदी नदी अभी से इतिहास तो मुझे जनरली नहीं पता है, लेकिन नागदी नदी अभी काफ़ी डिप्राइव वे में है, मतलब वो सूख चुकी है काफ़ी है। भंवर कला गेट आपको नहीं पता? सर ये भी जहाजपुर में ही है। यस सर, जहाजपुर में, मुझे याद है। कहाँ पर है? सर बस स्टैंड की। yes। हाँ, जो नॉर्दर्न गेट है जहाजपुर के Yes, एंट्री sir। का, पार्ट सिटी का, उसका नाम भंवर कला गेट है। तो आप क्यों बनना चाहते हैं आरएस? सर आरएस बनने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला सर, जब मैं स्कूलिंग करी थी 12th क्लास में, तो सर मेरे सीनियर्स थे, वो इसकी तैयारी कर रहे थे, तो सर मुझे इसके प्रति रुझान हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि ये जॉब डाइवर्सिटी वाली जॉब है, इसमें मैं अपनी कार्य क्षमताओं को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हूँ। तीसरा सर, ये एक प्रतिष्ठित जॉब है राज्य की सबसे, तो सर मुझे एक तरह से आकर्षित करती है। और चौथा सर, इसमें कोऑर्डिनेशन के द्वारा आप अपने तो इस पर कार्य कर सकते हैं। देख लो, अर्जेंट से बात कर लो, अर्जेंट से बात कर लो। तो आप जैसे एसडीएम बन गए तो जाके क्या काम करना चाहेंगे सब डिवीजन में? सर सबसे पहले तो जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम रहेगा। उसके अलावा सर मैं महिलाओं के जो जागृति का कार्य है सर, उसको मैं सबसे पहले करना चाहूँगी। अभी सरकार की कौन सी योजनाओं को आप प्रभावित हैं? किन योजनाओं से आप प्रभावित हो? 3-4 योजनाओं के बारे में बताइए जिनसे आप प्रभावित हैं। जैसे महिलाओं के क्षेत्र में देखें तो IM शक्ति फंड है सर, वो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित योजना लगती है। उसमें महिलाओं को स्किल्स के साथ साथ एम्पावरमेंट किया जा रहा है इकोनॉमिकली, तो सर वो बेस्ट है। उसके अलावा सर फ्री सैनिटरी नैपकिन की जो योजना है, उड़ान योजना, सर वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में, क्योंकि महिलाओं को इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है गाँव में भी, और सैनिटेशन की, तो सर वो काफ़ी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम महिलाएं, अपन जो जनरल पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसी कुछ राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए। सर चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना, सर उसमें 25 लाख का बीमा किया जाता है प्रत्येक परिवार का, तो सर वो काफ़ी अच्छी स्कीम है हेल्थ सेक्टर में। और सर एक अन्नपूर्णा योजना है, और एक चिरंजीवी में इंडोर ट्रीटमेंट होता है या आउटडोर होता है या दोनों होते हैं? सर IPD होता है मेनली। OPD के लिए तो सरकार ने वैसे ही निःशुल्क दवाएं कर रखी है, IPD ये दोनों ही होते हैं स्कूल से संबंधित। अच्छा, और दूसरी एक और कुछ योजनाओं के बारे में बताइए। सर शिक्षा के क्षेत्र में सर अभी हाल ही में प्रोत्साहन करने के लिए कई सारी छात्रवृत्ति योजनाएं दी जा रही है, जैसे कि इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है, और इंस्पायर अवार्ड है, और गार्गी पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है। इसके अलावा सर योजना सर जो रिप्स योजना है निवेश के क्षेत्र में, वो भी सरकार। अच्छा, भारत सरकार नरेगा चला रही है, तो नरेगा को कंटिन्यू रख देना चाहिए या इसको बंद करके कुछ और योजना चलानी चाहिए? सर जैसा कि मैं खुद वीडियो के पद पे कार्यरत हूँ हाल ही में। अभी आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, तो सर नरेगा जो गांव के विकास की, गांव के लोग हैं, उनको रोजगार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सर इसको जारी रखा जाना चाहिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए। लेकिन सर मैं मानती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कई सारे अलग प्रयास भी किए जा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ज़बरदस्ती कार्य ना देकर उनके जो इम्पोर्टेंट जो उपयोगी कार्य हैं उनको करवाया जाए। तो सर तो नरेगा की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है नरेगा के बारे में? सर नरेगा के बारे में नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो सर इसमें सभी को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जारी कर दिया जाता है। तो सर कुछ पंजीयन में खामियां हैं और इसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें खामियां हैं। और परमानेंट कम्युनिटी एसेट्स बन सकते हैं क्या इसमें? सर नरेगा के थ्रू परमानेंट कम्युनिटी एसेट्स नो जो सर। है वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं बन सकते? सर क्योंकि सभी को ही एम्प्लॉयमेंट का वो दिया जाता है, सभी को ही मौका दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपके अभी पंचायत राज मंत्री कौन है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत राज कौन है? सेक्रेटरी पंचायत राज कौन है? इन तीनों के बारे में बताइए। सर सॉरी सर, अभी मैं इसके बारे में जानती भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई और किसने शुरू की और कहाँ से शुरू हुई? सर पंचायती राज व्यवस्था 1959 में बगदरी गांव नागौर से स्टार्ट की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंचायत राज व्यवस्था के आप जो भी 3 टायर हैं तीनों को एक्सप्लेन करिए चुनाव के वक्त में। जैसे ग्राम में कौन चुना जाता है, ब्लॉक लेवल पे कौन चुना जाता है, जिले लेवल पे कौन चुना जाता है, किसका चुनाव डायरेक्ट होता है, किसका इनडायरेक्ट होता है, एक बार डिटेल में बताओ। सर पंचायती राज में 3 स्तरीय होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद होती है। सर ग्राम पंचायत के स्तर पे सरपंच का चुनाव किया जाता है वार्ड पंचों के द्वारा। वार्ड पंचों की तरह या डायरेक्ट? सर सरपंच का डायरेक्ट चुनाव होता है और पंचायत समिति में सर प्रधान का चुनाव किया जाता है और जिला प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? सर सदस्य पंचायत समिति सदस्य। सदस्य। ठीक है। और सर जिला परिषद में जिला प्रमुख। इसका कौन करता है चुनाव? डायरेक्ट होता है या सर, जिला सर, परिषद सदस्य? जिला परिषद सदस्य। इसका भी जिला परिषद का है। सर तो केवल 2 पर इनडायरेक्ट हो गए, सरपंच, प्रधान हाँ। इनडायरेक्ट हो गया और सरपंच वो का हो गया, direct। सरपंच का डायरेक्ट हो गया। और सरपंच के नीचे क्या होता है? सरपंच के नीचे कुछ वार्ड पंच होते हैं। यहाँ से वार्ड उप पंच। सरपंच का चुनाव कौन करता है? उप सरपंच का चुनाव से चुना जाता है सदस्यों में से हाँ, वार्ड पंचों में से एक सदस्य चुना जाता है। सरपंच तो डायरेक्ट है और उप सरपंच चुना जाता है। चुना जाता है उनमें। आप वीडियो कहाँ लगी, पोस्टिंग कहाँ है आपका वीडियो में? सर मुझे भी पंचायत अलॉट नहीं हुई है, ग्राम पंचायत पंचायत समिति। पंचायत समिति जहाजपुर में जहाजपुर। काम कर रही है। कितनी पंचायतें हैं इस टाइम पंचायत समिति जहाजपुर में? सर अभी 12 पंचायत हैं। 12 पंचायत होंगी। तो नई पंचायत समिति बन गई है। सर शायद 14 हो गई होगी अपना ही बनने के बाद, बाकी 12 ही हैं। जहाजपुर में 1975 में 37 पंचायतें थी, वो कहाँ गई? सर ग्राम पंचायत पूछ रहा था। हाँ, ग्राम पंचायत। सर हाँ 38 है अभी। सॉरी सर, मुझे लगा भिलवाड़ा की पंचायत समिति के बारे में। ग्राम पंचायत से 38 है। 37 तो मेरे टाइम में थी। मैं 1975 में, आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, आपको पिताजी शायद पैदा हुए होंगे। आई वॉज तहसीलदार जहाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए, 5 पॉइंट में अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं एक डेडिकेशन के साथ काम करना पसंद करती हूँ, पंचुअलिटी के साथ। इसके अलावा सर मुझे संगीत में काफ़ी रुचि है, तो मैं जागरण में भी जाती हूँ और ये हॉबी है सर मेरी, संगीत करना और हारमोनियम बजाना। मीरा जी का कोई भजन गा सकते हो? यस सर। बताओ। गा के। हाँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा का आपने भजन गाया। मीरा अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में राजस्थान छोड़कर गुजरात चली गई थी, क्या वजह थी? सर राजस्थान की बहू थी मीराबाई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भोजराज जी के मरने के बाद कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और समाज से हटके इस प्रकार का निर्णय लिया था। तो सर कहीं ना कहीं उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके कारण से शायद उनका पियर भी राजस्थान में था, पियर जल जाती, पियर क्यों नहीं गई गुजरात के बाद? सर मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पियर वगैरह।
उसमें ससुराल है जो है पीहर वाले दोनों उनके खिलाफ हो गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है उनको कोई जहर वहर दे दें, मार दें। Yes, sir. तो उसी मूल को पहले वहाँ से वृंदावन गई तो वहाँ भी उनको हाँ, स्थिरता उनका नहीं, पुजारियों ने भी प्रोटेस्ट स्थिरता किया। नहीं मिली तो उनको गुजरात चली गई, क्योंकि उस समय गुजरात कृष्ण भक्ति का बड़ा केंद्र था। और वो कहाँ गुजरात में मूलतः किस स्थान पर रही हैं? सर नो आइडिया। डाकोर एक जगह है, DAKOR, डाकोर। डाकोर जी में उन्होंने अपना स्थान बनाया। अच्छा, भीलवाड़ा शहर की 5 विशेषताएं बताइए, क्यों प्रसिद्ध है, क्या उसमें शहर में विशेषता है, उसका इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे बेस्ड है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर भीलवाड़ा का कुछ विशेष महत्व हो तो। यस सर भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी और अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सर टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है, और सर मेटल के तौर पे अभ्रक है। सर इसके अलावा वहाँ पे हिस्टोरिकल के तौर पे कई सारे किले मंदिर बने हुए हैं। सर पर्यटन के हिसाब से देखें तो प्राकृतिक पर्यटन में मेनाल झरना है। सर अगर कला संस्कृति के रूप में देखें तो फड़ कला काफ़ी फेमस है शाहपुरा की। और सर एक राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा में, वहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय मुख्यालय है। सर एक जहाजपुर में जहाज मंदिर भी अभी खुला है स्वस्ति धाम नाम से, जो जैन तीर्थ है। जैन समाज ने बनाया। जैन ये यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है और काफ़ी टाइम हो गया अब चलते हुए, पूरा यूरोप इससे डिस्टर्ब्ड है। तो आपके व्यू में इसका रशिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, और यूक्रेन पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, अमेरिका पे क्या होगा, चाइना पे क्या होगा, चारों में? सर रशिया पे तो क्योंकि जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं नाटो सदस्यों के फेवर में है, तो रशिया को बाइकआउट किया जा रहा है अमेरिका और इत्यादि देशों के द्वारा। तो सर आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उसको उसमें कमी आएगी, कमज़ोर हो जाएगा। और सर यूक्रेन पे सर ये प्रभाव पड़ेगा कि यूक्रेन अपने आप में छोटा देश है, और इसके अलावा वो मिड कंट्री के रूप में इन्वॉल्व होता है सर, क्योंकि नाटो देश और सोवियत संघ के बीच। तो सर कहीं ना कहीं उसको, और उससे जान माल की हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रूप से वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, ह्यूमन लाइफ का उसको लॉस हो रहा है। और चाइना पे ये कि सर चाइना की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बूस्ट भी हो रही है, और लॉन्ग टाइम में जाके उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। अभी तो सर क्योंकि वॉर टाइम है तो वो सप्लाई सारा वहाँ से किया जा रहा है, चाइना एडवांटेज पोजीशन पे अभी रशिया भी कमजोर हो जाएगा, और अमेरिका भी इधर कुछ अमेरिका सप्लाई कर रहा है, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं डिप्रेस होगा सर चाइना के यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है और इसका संवैधानिक स्वरूप क्या है? सर अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 22वां विधि आयोग है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अलग अलग सुझाव मांगे हैं लोगों से, और सर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में भी था, और वो चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जी के मैनिफेस्टो? सर प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो। तो सर इसका संवैधानिक आधार आर्टिकल 44 है नीति निर्देशक तत्वों में, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का? प्रतिबद्ध है, आपने कहा प्रतिबद्ध है, परंतु डीपीएसपी सर मतलब कि उसको करना है किया जाना चाहिए आगे लॉन्ग टाइम में। कल्याणकारी राज्य सर, कल्याणकारी राज्य। डीपीएसपी की क्या थीम है कॉन्स्टिट्यूशन में? डीपीएसपी को लेकर के क्या कहा गया? उस टाइम अधिकार में नहीं दिए गए थे डीपीएसपी, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए उसको आगे लागू किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। किए जाने चाहिए, एक गाइडिंग फैक्टर कि इनसे रेफरेंस लिया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, चाहिए वाला वर्ड नहीं। लेकिन ये राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस ओन रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स में ये है, तो किसी की रिलीजन के रिलीजियस ग्रुप में इंटरफेरेंस तो नहीं होगा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे आप समझते क्या हैं, पहले ये बताइए।
बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि जो सिविलियन हैं, जो नागरिक हैं, उनको समान कानून के आधार पे उनका जो भी क्रियाकलाप है उसको संचालित किया जाए। जैसे सर कई सारे प्रावधान जो है वो तो कई सारे अधिनियम के द्वारा दे दिए गए थे, लेकिन जो धार्मिक आधार पे जो गोद लेना है या विरासत का जो मुद्दा है, विवाह तरीके हैं सर, इनको अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से करते हैं। तो सर इसको भी एक ही कोड के एक ही कानून के अंदर लाया जाए, इसलिए सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा। शिक्षा का भी अलग अलग है, क्या शिक्षा का को लेकर के भी इसमें कुछ बात होगी? अगर फंडामेंटल राइट्स में हमारे लिए कुछ रिलीजन को शिक्षा अलग से देने का अधिकार दिया है, सर वो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे दिया गया है, बाकी सर शिक्षा तो सर गवर्नमेंट अपने आधार पे चलाती है। तो नहीं, पर अभी कहाँ चल रही है? सर अभी मदरसा और अलग चलते हैं संस्थान, लेकिन वो सर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तब क्या होगा? सर वहाँ पे भी लागू होगा सर सेम। तो मदरसा की शिक्षा बंद हो जाएगी? सर इस पे मुझे आइडिया नहीं है। ये शिक्षा तो बंद नहीं होगी, सबको फ्रीडम है, हर कम्युनिटी अपनी शिक्षा। इंस्टीट्यूशंस को कर सकती है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू आएगा तब ये टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय और हॉट हो सकता है। बहुत पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स। आज आपने अखबार पढ़ा है? आज का मुख्य समाचार क्या है? सर मुख्य समाचार सीएम को लेकर था सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ फर्स्ट पेज पे। तो अखबार आप रोज पढ़ते हैं? सर हाँ सर, सुबह पढ़ा था सर, तो भी वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, महिला सशक्तिकरण? सर महिला सशक्तिकरण के कई सारे पहलू हैं। सर सबसे पहले तो महिलाओं को जागृत होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होना। पहला पॉइंट अवेयरनेस। दूसरा सर स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य की। सर एजुकेशन। सर उनकी महिलाओं की सुरक्षा और सर लेग डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब ये महात्मा गांधी की 2 टीचिंग्स बताइए। सर पहला तो अहिंसा को उन्होंने प्रमोट किया था, और दूसरा सर जो डिप्राइव सेक्टर है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सर अंत्योदय की जो अवधारणा है उनकी। जवाहरलाल नेहरू के 2 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्री। सर पहला तो सर उन्होंने मनरेगा, जो नरेगा सिस्टम है। जवाहरलाल नेहरू सर प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उनके 2 सकारात्मक सर प्रभाव पंचवर्षीय देश पर। योजनाएं, और सर उनका विजन इसको टेक्नोलॉजी को लेकर। स्पोर्ट्स खेलते हैं? नहीं सर। तो राजस्थान में कुछ लोक देवता हैं, कौन कौन से प्रमुख लोक देवता हैं राजस्थान? सर पंचपीर हैं, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी, और सर लोक देवताओं में अन्य सर देव नारायण जी, और इस प्रकार से सर देवनारायण जी, और बताओ। जम्बो जी, चिड़ियानाथ जी, जसनाथ जी, जसनाथ जी, पीपा जी। जी। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये कुछ स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया यूनेस्को ने। राजस्थान में कौन कौन से स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, कुछ आपको इस आइडिया है कुछ? सर एक तो 6 किले हैं सर उनको, एक सांबर झील, और सर सरिस्का अभयारण्य। कौन सा सरिस्का? सर घना पक्षी घना। और इसके अलावा? सर इसके अलावा एक जयपुर नृत्य, जयपुर परकोटा। हाँ, और जयपुर की परकोटा, जयपुर का, और एक नृत्य आप बता थे ठीक है, हाँ, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है?
कालबेलिया बहुत भवरी- फेमस नाम आता रहता है गुलाबो। गुलाबो उसका फर्स्ट पासपोर्ट मैंने साइन किया 1991 में मैंने फर्स्ट पासपोर्ट साइन किया था। गुलाबो हैं उन्होंने ही इसको कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई है। और ये राजस्थान में प्रमुख मिनरल कौन से हैं? सर मिनरल्स के तौर पे राजस्थान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पश्चिम में, और इसके अलावा सर सीसा, जस्ता, चांदी ये मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा सर तांबा पाया जाता है सर उत्तरी राजस्थान में। तो स्पेस भी इसमें उत्तरी राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? सर झुंझुनू, खेतड़ी, तांबा, खेतरी एंड अलवर, अलवर से। भगवानी की पहाड़ियाँ हैं अलवर में, वहाँ भी तांबा पाया जाता है। और कोई है? इसके अलावा सर एस्बेस्टोस, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, सिलिका संगमरमर सैंड है, सिलिका सैंड है, सिलिका सैंड, एक रेड स्टोन, जिप्सम है, जिप्सम, इसके अलावा आपका ये कोयला होता है तो उसका क्या बोलते हैं इसको, लिग्नाइट है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल है। अच्छा, आप पीसीएम की स्टूडेंट रही हैं, तो किस केमिस्ट या फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन या ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है? या कौन से लॉ फिजिक्स का या मैथ्स का कौन सा सर, लॉ न्यूटन के आपको laws। influence- न्यूटन फेमस है सर, और सबसे इन्फ्लुएंस सरल, करते हैं। सबसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे सरल उसमें सर वो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता सर है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताइए। सर पीरियोडिक टेबल सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से मेंडलीव के द्वारा दी गई थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसके बाद से नील्स बोर के द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई थी। सर इसमें हाइड्रोजन से लेकर वर्तमान में 118 तत्व तक पाए गए हैं, और भी ज्ञात किए जा सकते हैं। 96 से सर नेचुरल है, 96 तक, उसके बाद सारे कृत्रिम तत्व हैं। तो ये जो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं यस सर, इनको कोई साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, यस सर। तो साइंटिफिक नेम देने का क्या आधार है बता सकते हैं आप? सर UUN नहीं, जैसे हाइड्रोजन जैसे नाइट्रोजन को क्यों एन दे दिया, अच्छा। तो फर्स्ट वर्ड है अंग्रेजी का, इसमें दे दिया। हाइड्रोजन ऐसे और क्या, H दे दिया, ऐसे क्या और क्या आधार है? ऑक्सीजन को सर एक तो उनके फर्स्ट लेटर के आधार पे, एक सर जहाँ से वो प्राप्त हुए हैं, जैसे ओरम है, सोने को ओरम को AU नाम दिया गया है, प्राप्त होने का नहीं है, ये लेटिन नाम है। लेटिन, जैसे सोडियम को Na कहते हैं, लेकिन नेट्रियम, लेटिन में सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं इसलिए Na है। सोने को लेटिन में ऑरम बोलते हैं इसलिए AU है। सोने को सिल्वर को अर्जेंटाइन बोलते हैं इसलिए AG लिखते हैं। इसलिए मतलब दो ही तरीके हैं जो मेनली, नंबर 1 तो उनका जो नाम है उसका फर्स्ट वर्ड, यदि एक ही मतलब आइटम में 2 वर्ड एक ही के हैं तो किसी में फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड जोड़ करके, और दूसरा जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लेटिन के नाम से उनको ऐड किया गया है। सोडियम है, पोटेशियम के लिए कैल्शियम बोलते हैं उसको। ये तो बहुत 9th क्लास में पढ़ाया गया था मुझे, उस टाइम मैंने पढ़ी साइंस, तो आपको याद नहीं। रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं? सर रेयर अर्थ अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ में जो बहुत रेयरली, सर प्लेटिनम। सर मैं इसको इंग्लिश में समझ नहीं पा रही हूँ। रेयर अर्थ खैर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई जैसे मतलब न्यूट्रल गैसेज हैं, अच्छा सर, Inert- हीलियम, इनर्ट गैसेज हैं कुछ। अच्छा इनर्ट गैसेस, नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो Rare ध्यान- earth metal। मैं ये 2-3 बातें आपको पढ़नी है। रेयर मेटल्स कौन सी हैं, रेयर अर्थ मेटल्स में जैसे न्यूट्रल गैसेज जो है, इनर्ट गैसेज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा ये है कि इस टेबल में कुछ ऐसे स्थान खाली छोड़े गए हैं। इस टेबल की सबसे बड़ी खासियत क्या है मेंडलीफ की टेबल की, हाँ, कि इसमें कुछ स्थान छोड़े। खाली छोड़े गए हैं, और ये प्रेडिक्शन है कि ये भी इनके मिलजुलते मेटल इसमें मौजूद हैं और कभी ना कभी खोजे जाएंगे।
उनमें से एक दो स्थान मतलब मेटल खोज करके बाद में स्थान भरे भी जा चुके। तो ये पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा आप पढ़ लें। इंडिया को ज़्यादा खतरा आप किससे मानते हैं, पाकिस्तान से या चाइना से? सर अगर चूज़ करना है तो चाइना से। बाकी सर खतरा जैसा कुछ नहीं है, अगर हम भी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं अगर लड़ाई होती है। बाकी सर कंपैरिजन में सर चाइना से। आपका नाम आयुषी है, इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब होता है आयुर्वेद की खान। क्या जी? आयुर्वेद की खान। आयुर्वेदिका, आयुर्वेद की खान। आयुर्वेद की हाँ। आजकल आयुष मंत्रालय है, उसका क्या मतलब है? सर वो आयुर्वेदिक जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उसको प्रमोट करने के लिए आयुष। यानी आयुष मंत्रालय का पूरा नाम बताओ। फुल फॉर्म ऑफ AU। ओके सर। नहीं, आपको पता नहीं, आयुष मंत्रालय जो है उसमें है A फॉर आयुर्वेद, U फॉर यूनानी, आयुषी, U फॉर Y। यूनानी, फिर एक योगा है उसमें, और कोई 5 नाम है। अलग आयुर्वेद, अलग। यूनानी, होम्योपैथी, होम्योपैथी। ए फॉर एलोपैथी। एलोपैथी उसमें नहीं है। नहीं, A फॉर आयुर्वेद है, A फॉर आयुर्वेद। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी और S फॉर नहीं आ होगा ना, तो S फॉर सिद्धा, सिद्धा। S फॉर सिद्धा, S फॉर सिद्धा H फॉर और होम्योपैथी। H फॉर होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय जो है उसमें 5 शब्द हैं और 5 नॉन एलोपैथिक जो चिकित्सा विधियां हैं, या मतलब चिकित्सा नहीं कहो तो उनको मतलब कि लोगों को ठीक करने की विधियां, योग चिकित्सा इलाज की। इलाज की जो विधियां हैं, पंचतत्व की। उन लोग वो 5 का नाम है आयुष मंत्रालय। A फॉर आयुर्वेदा, U फॉर यूनानी, Y फॉर योगा। योगा और S S फॉर फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। जहाजपुर का नाम जहाजपुर क्यों पड़ा और इसका असली नाम क्या है? सर इसका असली नाम तो यज्ञपुर है। वहाँ पे जन्मेजय के द्वारा नाग यज्ञ करवाया गया था। सर धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में से इसको जहाजपुर नाम कर दिया, अभ्रंश। यज्ञपुर में इसको कहते हैं जन्मेजय। जन्मेजय के नाम पर, जन्मेजय ने आपने ठीक कहा, नाग दहन यज्ञ, इसीलिए उसके मैंने आपको बताया था, आप उसने जवाब नहीं दे पाए। नाग दहन यज्ञ होने का नदी का नाम नाग दही है। जहाँ नदी उद्गम होती है वहाँ पर ही यज्ञ कराया गया था। नाग दहन जन्मेजय ने करवाया था। शहर का नाम भी जन्मेजय था और तहसील की जो पहाड़ी है उसको जन्मेजय पहाड़ी ही कहते हैं। तो जन्मेजयपुर से इसका नाम अपभ्रंश होकर के जहाजपुर। सर मुझे घर पे यज्ञपुर बताया हाँ गया। घर पे नहीं, आप और चेक कर लीजिएगा। मैं जन्मेजयपुर से ही, मैं भी तहसीलदार रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी, मैंने भी इसका अध्ययन किया है। ये राजस्थान को लोग, आम आदमी ये मानता है कि रेगिस्तान प्रदेश है, पर क्या राजस्थान रेगिस्तान के अलावा कुछ और भी है? सर क्या है? सर अरावली पर्वत है सर। उसके अलावा मैदान है और चंबल बेसिन का एरिया, बीहड़ वाला क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है सर, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है। हाड़ौती पहाड़ी नहीं है, पठारी सर। राजस्थान में मालवा का और विंध्या का पठार है। चित्तौड़ का जो पठार है वो विंध्या का पठार है, हाड़ौती का जो पठार है मालवा का पठार है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वो पहाड़ी क्षेत्र है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक ये मैदानी क्षेत्र है। और कुछ ये भीलवाड़ा के आसपास मगरा क्षेत्र भी है। कई अलग अलग तरह के हैं। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे महत्वपूर्ण वन भी, वन से जब आपके सरस का है, आपका माधोपुर है, पंद्रा है। ये सेंचुरी किसे कहते हैं? सेंचुरी हिंदी में अभयारण्य बोलते हैं। सर नॉर्मल जो जंग एरिया होता है जहाँ पे कई सारे जानवर, जैसे जंगली जानवर जानवर, सही नहीं है। पशु, फोना एंड फ्लोरा। फ्लोरा एंड Flora and फ्लोरा फ्लोरा पेड़ों के लिए वन्य फ्लोरा, जीव, fauna, animal, वन्य जीव बोलिए आप। वन्य वन्य जीव समझ में आ जाएगा। आप पशु बोलोगे, जानवर बोलोगे तो काम खराब होगा। वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड लाइफ है ना, वन्य जीव कहेंगे या फोन फ्लोरा कहेंगे, फोन एंड फ्लोरा कहेंगे। ये जैसे T20, T30, T40, टी का क्या मतलब होता है? टाइगर। इंडिया के बारे में 2-3 लाइनें बताइए। इंडिया का सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है सर। ये विविधता में एकता को सुनिश्चित करता है सर। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर। जहाजपुर के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जहाजपुर सर नागदी नदी है, उसके अलावा बनास नदी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नागपुर है या बनास है सर। इसके अलावा और महत्वपूर्ण नदी कौन सी हैं?